नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए मैं आपको जो हमारा पहला पेपर है बच्चे और सीखना, इसका मैं आपको तीसरा मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूं। 2 मॉडल पेपर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे आपके प्रश्न पूरे फंसेंगे साथियों, तो पूरा मिस मत कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल भी पूरा वीडियो देख करके जाएँ और एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है किसी भी हालत में। और शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, उपनिषदों में विद्या के कितने रूप हैं? तो उपनिषदों के अंतर्गत हम बात करें तो विद्या के 2 रूप पाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो हावर्ड गार्डनर ने किया था। और मूल जो सिद्धांत था बहुबुद्धि का, उसमें 8 प्रकार बताए थे बुद्धि के, लेकिन वर्तमान में इसके 10 प्रकार हैं। ध्यान रखना है आपको, 10 प्रकार आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो। अगला हमारा प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा किया था साथियों पावलाव ने। जो कुत्ते पर प्रयोग किया था लार घंटी वगैरह वाला, वो हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, उसे शास्त्रीयवाद सिद्धांत भी कहते हैं और ये पावलाव ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, याद को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? याद को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है हमारा प्रेरणा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइफ-वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? तो ध्यान रखेंगे सामाजिकरण पर बल देता है। जो जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो लाइफ-वाइगोत्स्की के द्वारा ही दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने भाषा सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्वलन को महत्वपूर्ण माना है? तो इसका राइट आंसर होगा B.F. स्किनर। किसने? B.F. स्किनर ने माना है। और ये सिद्धांत कौन सा है साथियों? ध्यान रखेंगे, जो चूहों पर प्रयोग किया गया था वो है ये 1938 में। सुधा चंद्रन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सुधा चंद्रन का संबंध है साथियों नृत्य सिनेमा से। किस उम्र के बच्चे शारीरिक और नियमबद्ध खेल खेलना पसंद करते हैं? तो जिन बच्चों की उम्र 10 वर्ष से अधिक होती है, ठीक है, और 12 वर्ष के मध्य में, 10 से लेकर के 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो खेल और पसंद करते हैं और नियम के अनुसार खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है हमारा B.F. स्किनर का। आइएगा अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के कितने मार्ग होते हैं? तो उसने 2 मार्ग बताए थे। जॉन लॉक की अनुभववादी विचारधारा के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया के 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग कौन सा है? संवेदना, और दूसरा मार्ग है चिंतन। दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण की क्या सीमाएं बताई थी? अल्फ्रेड बिने का जो बुद्धि परीक्षण सिद्धांत है सबसे पहले दिया था 1905 के अंतर्गत। तो उसमें क्या क्या कमी थी, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं? तो पहली सीमा थी, इस परीक्षण के द्वारा वयस्क की बुद्धि की जांच ठीक ढंग से नहीं होती है और इस परीक्षण में केवल शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग किया गया है, जिनका उपयोग अनपढ़ व्यक्तियों के लिए कभी नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 कमियां थी अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण सिद्धांत की, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन आता है नंबर 13 पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या किस आधार पर की गई है? तो इसे जो सिद्धांत है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसकी जो व्याख्या है वो चिंतन और तर्क के विकास के आधार पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी स्मृति से क्या अभिप्राय है? संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? तो सूचनाएं पहले इंद्रियों के माध्यम से संवेदी तंत्र तक पहुंचेंगी और संवेदी तंत्र से संवेदी स्मृति में प्रवेश करती हैं। इस स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, परंतु संचयन अवधि कम होगी। ये सूचनाएं सामान्यतः 1 सेकंड से भी कम अवधि से लेकर के कुछ सेकंड तक के लिए संचित रह जाती हैं। इसको ही हम संवेदी स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ZPD क्या है? यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे ऐसे कठिन कार्य को
अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगियों की मदद से करते हैं वो कहलाता है ZPD। और इसकी जो अवधारणा है वो हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब ने दी थी और उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। याद करके जाएं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की की संज्ञानात्मक भाषा की अवधारणा को बताइए। नोम चॉम्स्की का विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जब अपने परिवेश में रहते हैं तो वहाँ से भाषा भी ग्रहण करते चले जाते हैं और उसी के सहारे वो नए नए वाक्य भी बनाते हैं। यही क्या है, नोम चॉम्स्की की संज्ञानात्मक भाषा सीखने की अवधारणा है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट ज़रूर करके जाएं और वीडियो को पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना, और तभी जा कर के आपको ये प्रश्न अच्छे से याद होंगे। एक नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आप लोग देख करके जाएं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को बताइए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत पाठ्यचर्या इस प्रकार की होती है कि वह सरल भी हो और चुनौतियों वाली भी हो। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है ताकि बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न नहीं हो। सभी बच्चों में स्वास्थ्य सामाजिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। तो ये होती है हमारी सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, बैचलर वेलेब्ल्यू यानी मापनी का बुद्धि परीक्षण जो सिद्धांत है वो क्या होता है। बैचलर परीक्षण इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत वयस्क भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, दोनों के लिए हम बात करेंगे साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बैचलर का बुद्धि परीक्षण। बैचलर ने बच्चों और वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किए जो बैचलर वेलेब्ल्यू मापनी कहलाते हैं। वयस्कों का परीक्षण बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जिसको हम WAIS के नाम से जानते हैं, तथा बच्चों के लिए जो परीक्षण किया गया था उसको बैचलर स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी WISC के नाम से जानते हैं। इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे और दोनों फॉर्म में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 शाब्दिक मापनी के और 5 क्रियात्मक मापनी के थे। इसमें आगे भी कई संशोधन हुए थे, तो ये आपको याद करना है। अगला हमारा क्वेश्चन, अथवा वाले क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ के जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है 19वां, पावलाव सिद्धांत की 2 कमियां लिखिए। ठीक है, और आप लोग इसकी PDF भी परचेज कर सकते हो खुराना क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, पावलाव जो सिद्धांत है उसकी कमी मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, उसके दोष क्या क्या थे। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा साधारण बुद्धि के बच्चों की शिक्षा की व्याख्या तो हो जाती है परंतु तीव्र बुद्धि के बच्चों की शिक्षा की व्याख्या नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत में पुनरावृत्ति पर बल डाला गया जो छोटे बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है परंतु किशोर और वयस्क बच्चों के लिए पुनरावृत्ति का कोई भी स्थान नहीं होता। तो ये 2 कमियां थी पावलाव सिद्धांत की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत की शैक्षिक कमियां क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये। तो पहली कमी मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्यतः लोग स्मरण को सार्थक और उपयोगी प्रक्रिया मानते हैं जबकि विस्मरण को अनुपयोगी व निरर्थक प्रक्रिया मानते हैं। दूसरी कमी थी कि अच्छी स्मरण शक्ति का संबंध उच्च बौद्धिक क्षमता व उच्च उपलब्धि से माना जाता है जो जीवन में सफलता के लिए अत्यावश्यक है। यही कारण है कि शिक्षक छात्रों में अच्छी स्मरण शक्ति विकसित करने हेतु कई तरीके बताते हैं और उनका अभ्यास भी कराते हैं। तीसरी कमी है, लेकिन विस्मरण का भी उतना महत्व है कि भूलने की क्षमता की वजह से बच्चे अधिक ज्ञानिक महत्व की या वैज्ञानिक महत्व की अनुपयोगी निरर्थक बातें भूल जाते हैं जिससे उनके मस्तिष्क में अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता बताइए। लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम और पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं एक बार। इनके सिद्धांत की पहली विशेषता है कि कक्ष वातावरण में सहगामी अधिगम बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक की अलग अलग क्षमताएं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होते हुए भी अपनी अपनी क्षमता योग्यता देखने के साथ अनुभव व संस्कारों के कारण नए विचारों के माध्यम से भी योगदान देते हैं।
बालक की उच्च मानसिक क्रियाओं को समझाने के लिए उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक होता है। साथियों, मैंने आपको इसके फोल्डिंग के बारे में इससे पहले वाले मॉडल पेपर नंबर 2 में बता दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अनुकरण भाषा सीखने में सहायक है, समझाइए। प्रश्न का आंसर देखेंगे। जो भाषा हमारे परिवेश में बोली जाती है उन्हें हम सहज ही ग्रहण कर लेते हैं, एवं जो भाषा हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं होती है उन्हें अपने विशेष प्रयास से सीखना पड़ता है। परिवार में बच्चा अनुकरण से सीखता है। परिवार या समाज में जैसा बड़े बोलते हैं बच्चे भी वैसा ही बोलने लगते हैं। यदि परिवार में बातचीत में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो बच्चा वैसा ही बोलने लगता है। आइएगा साथियों, प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेलों का महत्व क्या है। आंसर इसका होगा, बच्चे जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। खेल के दौरान वे आसपास के वातावरण की छानबीन करते हैं और मन में उठते हुए सवालों के जवाब ढूंढते हैं एवं स्वयं सीखते रहते हैं। बच्चों की अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने के अवसर भी दिए जाते हैं, तो वे ऐसे खेल चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण हो। इस तरह वे उन चीज़ों को सीखते हैं जिन्हें वे सीखने के लिए आतुर रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया बोझिल न होकर के आनंदमयी होने के कारण भी समझने लगते हैं। इस तथ्य को हम एक अपने जीवन में अनेक उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। आइएगा, अगला प्रश्न है नंबर 24। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी NCF 2005 के शिक्षण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है साथियों, निबंधात्मक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए। NCF 2005 के अनुसार एक संवेदनशील और समझदार शिक्षक यह जानता है कि उसे बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और उसका उचित मार्गदर्शन कैसे करना है। इस तरह बच्चों को भली भांति चुने हुए कार्यों में प्रश्नों में व्यस्त कर पाता है ताकि वे अपने विकास की क्षमता का अनुभव कर सके। पूछताछ, अन्वेषण, वाद विवाद, व्यावहारिक व निरंतर ऐसा चिंतन जिससे सिद्धांत बन सके और विचार की रचना भी हो सके। विद्यालय के द्वारा ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चे प्रश्न पूछकर अपने और चर्चा एवं चिंतन करके अवधारणाओं को आत्मसात करें और नए विचार रख सकें। इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न अवधारणाओं एवं कौशल सीखने के लिए स्थितियों तक पहुंचने के लिए बच्चों की सक्रिय भूमिका में चुनौती का तत्व निर्णायक है। एक विशेष आयु वर्ग के लिए जो चुनौतीपूर्ण है वह दूसरों के लिए सरल और अरोचक हो सकता है। अतः प्राय वस्तुपरक होने के नाम पर अध्यापक लचीलेपन व रचनात्मकता को भी बलि दे देता है। प्राय निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के अध्यापक इस बात पर जोर दे देते हैं कि सभी बच्चों को प्रश्न एक समान उत्तर देने चाहिए। अन्य उत्तरों को स्वीकार न करने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि वे ऐसा उत्तर नहीं दे सकते जो पाठ्यवस्तु में नहीं है। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सीखने एक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आसपास के वातावरण, प्रकृति और चीज़ों में लोगों के कार्य और भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया की जाए। हाँ साथियों, 2 प्रश्न और हैं आपके यूनिट नंबर 1 के हैं। सीखना किसे कहते हैं, ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपको पढ़ के जाना है, एक बार जरूर पढ़ के जाए इनको। हम आगे बात करते हैं, हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं साथियों, अब हमारी जो क्लासें होंगी ना कंटिन्यूअस आपके 4-5 दिन में पूरे पेपर करवा दी जाएंगे। और इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं बता दूंगा, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरे के पूरे जितने भी पेपर हैं हमारे सबको एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस बन के रहेंगे। 4 दिन में 5 दिन में मैं आपके पूरे 10 पेपर के पूरे 30 मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर के बाद में आपकी एक बार फिर से रिवीजन क्लास होगी मैराथन वाली, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस बने रहेंगे। और मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे भी आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या होता है, इसके सोपान कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा जो सोपान है कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने, लक्ष्य हासिल करने तक जुटे रहने, उसे प्रेरित करने को हम अभिप्रेरणा कहेंगे। और अभिप्रेरणा का 3 सोपान है।
मैंने आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताया था। ये मॉडल पेपर नंबर ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है मेंस में। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, NDI। एन का मतलब होता है नीड यानी आवश्यकता, डी का मतलब ड्राइव प्रणोद या चालक, और आई का मतलब होता है इंसेंटिव प्रोत्साहन या उद्दीपन। तो क्रम होता है NDI, ये क्रम आपको याद करना है। ठीक है, तो आवश्यकता क्या होती है? नीड। जब बच्चे या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी महसूस होगी ना, तो उसमें तनाव होगा, तो ये अभिप्रेरणा का प्रथम सोपान माना जाता है। उसके बाद है प्रणोद यानी चालक, जो ड्राइवर होता है या ड्राइव। जब आवश्यकता उत्पन्न होगी तो बच्चा स्वतः ही उस काम को करने की क्रियाशीलता बढ़ेगी, उस काम को करने लगेगा, सक्रिय हो जाएगा, बच्चे में तनावपूर्ण। तो मान के चलो कोई बच्चा कोई सवाल का हल कर रहा है, तो वह सक्रिय रूप से उस विधि को खोजने के लिए, उस काम को करने के लिए प्रेरित होगा। तो दूसरा सोपान है। और तीसरा क्या होता है? उद्दीपन, प्रोत्साहन, जिसको हम इंग्लिश में इंसेंटिव कहते हैं। ये अभिप्रेरणा चक्र का तीसरा सोपान है, जो बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित करेगा। उपरोक्त उदाहरण को हम आगे बढ़ाएं तो प्रोत्साहन के लिए शिक्षक की भूमिका निकल करके आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों अथवा वाला, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है और बुद्धि के जो 9-10 प्रकार हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ये लेंथी सवाल है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, और छोटे मोटे प्रश्न भी इसमें से काफ़ी बनते हैं, वो भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिएगा कि शिक्षा में क्या क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहला योगदान है हमारा लालन पालन में अहमियत। बांडुरा के शोध से हमने बच्चों के लालन पालन व शिक्षण में मॉडल के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ समझा। अधिकांश माता पिता और शिक्षक मॉडल का बच्चों के सीखने में तो उपयोग करते हैं, परंतु हमें शायद यह अंदाज़ा नहीं है कि मॉडलिंग से बच्चे कितना कुछ सीख लेते हैं। तो ये क्या है? पहला शैक्षिक उपयोग। दूसरा है परोपकारी व्यवहार पर मॉडल का प्रभाव। बांडुरा के अनुसार मॉडलिंग के कई रूप होते हैं, इनमें सबसे चिर परिचित प्रकार व्यवहार मॉडलिंग है, अर्थात किसी व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पर उपयोग है जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव। टीवी या फिल्मों में दर्शाए गए चरित्र बच्चों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं, विशेषकर उनको जो टीवी के सामने बैठे हैं। चिंता की बात यह है कि कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि टीवी पर जो चीज़ दिखाई जा रही है वो हिंसा बच्चों के दैनिक जीवन में भी आक्रामकता को बढ़ा सकती है। और चौथा यहाँ पर उपयोग है कि औपचारिक साधन कौन कौन से होंगे। देखो, मॉडलिंग के व्यवहार पर बहुत गहरा असर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें एक औपचारिक साधन के रूप में गहरी संभावनाएं दिखाई देती हैं। बांडुरा एवं अन्य ने ऐसे अध्ययन किए जो इस बात को और व्यवस्थित ढंग से दिखाते हैं कि किस तरह मॉडलिंग भय दूर करने में कारगर साधन हो सकती है। और पांचवा है व्यक्तिगत स्वकुशलता के बजाय सामूहिक स्वकुशलता का बोध। मोटे तौर पर बांडुरा हमारे प्रौद्योगिकी समाज की निर्वैयक्तिकता के बारे में चिंतित है। वह इस बात से परेशान है कि ऐसे समाज को बदलने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, अथवा में इसको भी पढ़ेंगे, विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में क्या क्या चुनौतियां होती हैं, उनके कारण क्या होंगे, ये यूनिट नंबर 7 में है। और हमारा यहाँ पर लास्ट जो प्रश्न है साथियों वो है, बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? बहुभाषिकता का उपयोग कक्षा में किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखेंगे बहुभाषिकता का मतलब क्या होगा। जब भी किसी से हम संप्रेषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उससे हम जितनी भी भाषा जानते हैं उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसे हम बहुभाषिकता कहते हैं। यदि हमने बहुभाषिकता में बोलने में छूट दे दी जाती है तो हम सहज ही महसूस करते हैं, और यदि हम किसी को किसी एक भाषा को बोलने में प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो वह बहुत ही असहज महसूस होती है। दरअसल बहुभाषिकता हमारी लाचारी नहीं है, हमारी ताकत है। जो हमें भाषा लिखते हैं वही हम बोलते हैं। उसकी जड़ें विभिन्न समुदायों की अनेक भाषाओं की स्मृतियों का हिस्सा है। ऐसे में भाषा के लचीलेपन, बहुमुखी स्वभाव को संवेदनशीलता से समझने की जरूरत पड़ती है। रमाकांत अग्निहोत्री इस सिलसिले में कहते हैं, यही नहीं, कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक भाषा मिली जुली बोली जाती हैं। अब बहुभाषिकता का कक्षा में उपयोग। जब बच्चे की भाषा
बोली को, भाषा या बोली को अधिगम प्रक्रिया में स्वीकार किया जाता है तब वे मुखर जाते हैं। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे कक्षा में स्वयं को भयमुक्त अनुभव करते हैं और अपनी बात को आत्मविश्वास से अभिव्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। विषय पर बच्चों की समझ और सहभागिता में अंतर दिखाई देता है। बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशीलता हमें लोकतंत्र की सही समझ बनाने में सहायक होती है। और अगला हमारा 8वां प्रश्न है, भाषा विकास में परिपक्वता का महत्व लिखते हुए उसके महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिएगा। तो ये साथियों हमारा 6वां यूनिट है। आप सभी को किस प्रकार का लगा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर जाएंगे और क्लास को मैक्सिमम रूप से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। सभी आपको क्लासें कंटिन्यूस चलेंगी। प्रतिदिन आपको 3 मॉडल पेपर होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4 से 5 दिन में पूरे 30 मॉडल पेपर करवा दूंगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। थैंक यू सो मच भैया। सपोर्ट करेगा, सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लो। थैंक यू सो मच।